मैडम प्लीज, रिहर्सल में कितने दिन लगेंगे मैडम? कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही। मैंने कितने प्लेस किए हैं 7-7 दिन में। और दूसरी बातें छोड़ो, तुम 7 दिन में ये डायलॉग याद कर सकती हो? मुझे एक डायलॉग का बेसिक आइडिया याद रहता है। बोलने में कुछ वर्ड्स की हेरा फेरी हो जाती है और भूलने पर प्रॉम्प्टर तो है ही। ये गलत तरीका है। संजीदा नाटक की इस तरह बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। एमेच्योर थिएटर ऐसा ही होता है मैडम। मैंने शो के दौरान हमेशा अपना रोल जमाया है। मैं 20 बरस से एमेच्योर थिएटर कर रही हूँ। हमें एमेच्योर थिएटर के नाम पर हुड़दंग नहीं करना चाहिए, समझी? सिट डाउन, बैठो। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ बातें साफ हो जानी चाहिए। तुम में से कौन है जो इसलिए नाटक में काम करने आया है कि अच्छी तरह टाइम पास होगा, लाइमलाइट मिलेगी, या लड़कियों से मिलने का बहाना रहेगा जो छोटे शहर में नहीं हो पाता? मैं सबको वार्निंग दे रही हूं, अगर किसी का ऐसा मकसद है तो वो अभी तशरीफ ले जा सकता है। हम इस मायने में शौकिया थिएटर करते हैं कि हम उससे पैसा नहीं कमाते, लेकिन हम अधपका, अनगर और सतही थिएटर भी नहीं करते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन मॉस्को आर्ट थिएटर से टक्कर लेगा, पर ये हम जरूर कहते हैं कि हम एक क्लासिकल नाटक को पूरी संजीदगी और मेहनत के साथ तैयार करते हुए उसके कलात्मक गुणों को उजागर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम कम से कम 1 महीना रिहर्सल करेंगे। जिसके पास इतना समय नहीं है वो अपना नाम वापस ले सकता है। हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। कुंदन मैडम, आपका मेथड हमारा दीनो ईमान। क्यों साथियों? हमारा नाटक जिंदाबाद, हमारा नाटक जिंदाबाद, हमारा नाटक। आपने मुझे सौम्य मुद्रा का रोल नहीं दिया। मैंने बहुत सोच समझकर प्रोडक्शन की बेहतरी के लिए कास्टिंग की है। मैं एक दर्जन प्लेस में काम कर चुकी हूँ। वर्षा ने कभी स्टेज पर पैर भी नहीं रखा। हर कोई हर काम कभी न कभी पहली बार करता है। आपको यकीन है वर्षा ऐसा मुश्किल रोल संभाल लेगी? अगर नहीं संभाल पाती तो 3/4 जिम्मेदारी मेरी होगी। वर्षा देखने में बिल्कुल मामूली है। मैं बहुत सुंदर हूँ। सुंदरता का सबका अपना पैमाना होता है, पर तर्क के लिए मान लेते हैं कि तुम वर्षा के मुकाबले में ज्यादा सुंदर हो। पर ये ब्यूटी कंपटीशन में थिएटर है। एक रोल के लिए एक चेहरा ज्यादा सूटेबल होता है। मेरे चेहरे में कौन सी कमी है? तुम्हारा चेहरा सुख में पला चेहरा है। सौम्य मुद्रा का चेहरा भी सुख में पला है, लेकिन वो राजमहल के ऐश्वर्य में डूबी नहीं है। उसके भीतर गहरा अकेलापन है। उसके भीतर जिंदा रहने के बुनियादी दुख है जो हर सेंसिटिव सांस लेने वाले के भीतर होता है। वर्षा को आपने क्या सोच कर लिया? मेरा नियम है कि रिहर्सल के दौरान कास्ट के एक मेंबर के साथ दूसरे को डिस्कस नहीं करती, क्योंकि इसका डिसिप्लिन पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारे लिए भी जिम्मेदार हूँ, इसलिए अपना नियम तोड़ रही हूँ। वर्षा को इसलिए लिया क्योंकि उसकी आंखों में मुझे दर्द की छाया दिखाई देती है। उनके जरिए वो अपने भीतर चल रहे संघर्ष को एक्सप्रेस कर सकती है। चारू, कपोत उनका पत्र लेकर आ गया। क्या लिखा है मैम दत्त ने? लिखा है तुम्हारे बिना शीतल समीर। मैडम, मुझे घबराहट हो रही है। तुम एकदम बोलना शुरू करो, कुछ भी। क्या बोलूं? आज सुबह जब सोकर उठी तो मैंने देखा कि आसमान में बादल छाए हैं और बूंदाबांदी चाह के आसार हैं। मैंने सोचा कि कॉलेज जाते हुए छतरी
मैंने सोचा कि कॉलेज जाते हुए छतरी लेकर जाऊंगी। सब देख रहे हैं, मुझे बहुत पसीना आने लगता है। आशा, जब नाटक खेला जाएगा तो हॉल यहाँ से वहाँ तक खचाखच भरा होगा और लोग एकटक तुम्हें देखेंगे। हर कोई अच्छा स्पीकर या अच्छा एक्टर क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि वो स्टेज पर सैकड़ों लोगों की नज़रों का सामना नहीं कर सकता। तुम्हें इन नज़रों को नज़रअंदाज करना सीखना है, अपने को ऐसे ट्रेन करना है कि तुम्हें उनकी मौजूदगी का एहसास तो हो, लेकिन अपना काम करते हुए वे रुकावट ना बन पाए। उर्दू में एक एक्सप्रेशन है, निगाह गलत अंदाज, यानी ऐसी निगाह जो मालूम नहीं पड़ता कि मेरी तरफ देख रही है या नहीं। तुम्हें इस निगाह का पैरेलल विकसित करना है। दर्शक की समझ में नहीं आता कि अभिनेता उसकी तरफ देख रहा है या नहीं। अभिनेता का बहुत बड़ा गुण है कल्पना शक्ति। अब तुम कल्पना करो, यहाँ कुछ जाने अनजाने लोग बैठे हैं। कपूर उनका पत्र लेकर आ गया। क्या लिखा है मयंक दत्त ने? तुम्हारी बिना शीतल समय में चिंगारी की तपन। कुछ समय पहले तक मैं तुम्हें जानता तक नहीं था, और अब मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हारे माध्यम से ही मैंने जाना। किसी रोल की एक्टिंग करना क्या है? 2 घंटे के लिए स्टेज पर संतोषजनक ढंग से एक पात्र बन जाना। कैसे? मैंने पढ़ा था, एक रोल के लिए एक फिल्म एक्टर ने अपने दांत निकलवा दिए क्योंकि उस बूढ़े पात्र के दांत नहीं थे। उस एक्टर ने बेकार कुर्बानी दी। चलो, रोल की तैयारी के 2 तरीके हैं। कैरेक्टर की पोशाक, चाल ढाल, बोलने का ढंग पकड़ना, ये हुआ बाहरी अप्रोच। भीतरी अप्रोच में हम क्या करते हैं? उस कैरेक्टर के मन को, उसके इमोशनल अपैरेटस को समझने की कोशिश करते हैं। इमोशनल अपैरेटस यानी उसकी भावनाएं क्या है, दूसरे पात्रों के साथ उसका रिश्ता क्या है, संसार में अपनी जगह के बारे में उसके विचार क्या है, नाटक की शुरुआत में वो क्या है और नाटक के अंत में वो कहाँ तक पहुँचता है। हर महत्वपूर्ण पात्र में नाटक के दौरान परिवर्तन होता है। इस प्रोसेस ऑफ चेंज को जो एक्टर जितनी बारीकी से समझ और पकड़ सकता है, वो अपने काम में उतना ही कुशल माना जाएगा। इसके बाद हम उस कैरेक्टर के हुलिया और मैनरिज्म्स पर आते हैं। तो इन बाहरी और भीतरी 2 तरीकों में कहाँ से शुरू करना चाहिए? पहले उसके इमोशनल अपैरेटस को समझने की कोशिश करना चाहिए। क्यों? मैं थोड़ा समझ रही हूँ, पर मेरे पास शब्द ही नहीं है। जब हम कैरेक्टर की भीतरी बनावट को, उसके सार को पकड़ लेते हैं, तो हम उसे समझ लेते हैं। समझने के बाद उसे पोर्ट्रे करना आसान हो जाता है। मान लो तुम महात्मा गांधी का रोल कर रही हो। मैंने तुम्हें उनकी आत्मकथा दे दी। तुमने पढ़कर समझ लिया कि उनके अंतर्द्वंद क्या है, उनका बाहरी और भीतरी संघर्ष क्यों है, किससे है, उनका जीवन दर्शन क्या है, उनके निजी राक्षस कौन है। मैं निजी राक्षस का मतलब नहीं समझी। पर्सनल डीमंस, ऐसा
काल्पनिक या सच्चा व्यक्ति या विचार जो तुम्हें चुनौती देता है, परेशान करता है, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देता है। अब तुम लाइब्रेरी जाओ और सौम्य मुद्रा की आत्मकथा पढ़ लो। सौम्य मुद्रा ने आत्मकथा नहीं लिखी। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? मुझे नाटक के सहारे उनकी आत्मकथा लिखनी होगी। गुरुजी के साथ प्रयागराज से लौट रहा था। वो बोले रात में काजली गांव में विश्राम करेंगे। मैं समझा किसी मंदिर या मठ में ठहरेंगे। गृहस्थ के यहां ठहरते उन्हें कभी देखा नहीं। क्यों? कहते थे गृहस्थ की जीवन शैली मैं क्यों देखूं? मैं तो ब्रह्मचारी और सन्यासी हूं। पर मुझे बड़ी खुशी हुई। गुरुकुल की सदाबहार फीकी रसोई के बाद स्वादिष्ट भोजन की उम्मीद जो थी गुरुजी के लिए फल और सलाद आया, और मेरे लिए इतनी बड़ी चांदी की थाली जिसमें 10-10 कटोरियां थीं। 16 थी। और गिनाओ क्या क्या था? तुम्हें कैसे मालूम? बनाया किसने था? लेके कौन आई थी? वो नाना का घर था। और नहीं तो क्या? तुमने पहना क्या था? चंदेरी की आसमानी साड़ी और पायलें। हाय राम, दद्दा को सब याद है। याद क्यों नहीं होगा? उस दिन जीवन की दिशा जो बदल गई थी। जीवन की दिशा बदल गई? वो कैसे दद्दा? गुरुजी ने सोच रखा था कि मुझे सन्यासी बनाएंगे। उस रात भोजन के बाद इनके पिता से धर्म चर्चा हुई। और पिताजी को ये बड़े ज्ञानवान समझ में आए। एक सप्ताह बाद वे आश्रम आए और गुरुजी से बोले, मैं चाहता हूं आपके शिष्य के साथ बेटी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। ये प्रेम की नई परिभाषा है। पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता से कहा कि मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ। गुरुजी ने एकांत में ध्यान किया, फिर अनुमति दे दी। तुमको मालूम था कि वो क्या प्रस्ताव लेकर आए हैं? हाँ। अगर वो तुम्हें सन्यासी बनने का आदेश देते तो? मैंने बरसों से मन की तैयारी कर रखी थी, तुरंत पालन करता। अम्मा को देखने के बाद भी? हाँ, हालांकि कुछ कचोट होती। गुरुजी में तुम्हारा इतना विश्वास था? इस विश्वास से तुम्हें क्या मिलता था? वाह, बड़े कांटे का सवाल है। जैसे लंगर के सहारे जहाज खड़ा रहता है, बहता नहीं, वैसे ही उस विश्वास के सहारे जीवन की दिशा और मन की शांति मिलती थी मुझे लगता था मैं एक ऐसे तत्व से जुड़ा हुआ हूं जो जिंदा रहने से ऊपर और बड़ा है। अच्छा अम्मा, दद्दा से तुम्हारी क्या बातचीत हुई? मैं क्या अजनबियों से शटर पटर किया करती थी? अच्छा दद्दा, देखा तो होगा कि अम्मा कितनी सुंदर है। चुप। अब झूठ कैसे बोलूं? एक झलक तो देखी थी। अच्छा, फिर गुरुकुल लौटने पर अम्मा की याद आई? तुम मेरे पास हो, कोई दूसरा नहीं होता। फिर बस बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं। अम्मा, तुम्हें? अरे बता दो ना, घर की ही तो बात है। पूजा करते समय थोड़ी सी याद आई थी। पुष्प वाटिका में पहला दर्शन। अरे कमाल है, आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोगों की लव मैरिज है। हाँ, 3 दिन हो गए उसे मायके गए हुए हैं। घर काटने को दौड़ता है। तुम कैसे रह लेते हो अकेले? मेरा घर तुमने देखा नहीं है क्या? वहाँ अकेले होने की नौबत ही नहीं आती। किशोर और झल्ली की नोक झोंक, सिलबिल और अनुष्टुप की झड़प। मेरा मतलब जीवन संगनी से है। अरे जीवन अभी है ना, तो जीवन संगनी भी आ ही जाएगी। पहले गायत्री के कन्यादान का पुण्य तो ले लूं। दद्दा कहते हैं कि ये 4 धाम की यात्रा से कम नहीं माना जाता। एक बार तुमने कहा था कि तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो,
क्योंकि मुझ पर भाई बहनों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दादा कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। ये ठीक है कि हमारे कुछ साल कठिन होंगे, पर जब भाई कमाने लगेगा तो दाएं हाथ बनेगा कि नहीं? बहनें अपने अपने घर चली जाएंगी तो संतोष मिलेगा कि अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभा दिया। मुझ पर कोई मुसीबत आन पड़ी तो अपना खून ही तो सहारा देगा। ये तुम ठीक कहते हो। पिछले बरस मुन्नू की माँ बीमार हो गई थी। कोई ऐसा ना मिला जो 2 दिन के लिए चौका चूल्हा संभाल ले। हाय, कैसी खुशबू आ रही है। मुझे तो ना। लो, ये बैठे गणेश जी, इनको पहले भोग लगाओ। ये लो, लीजिए। हाय, कितना मीठा है। और दो ना जीजी। दे रही हूँ, धीरे धरो। ये लो। सुबह कह रही थी कि हलवाई के यहाँ पैदा होती तो कितना अच्छा होता। भाई इसका ब्याह हलवाई से ही करवा दे। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं क्या, जितना मर्जी हो मिठाई खा लो, और जब मर्जी हो तब खा लो। और आधी रात तक कढ़ाइयाँ किसको मारनी पड़ेगी, मुझको कि तुमको? ऐसी स्नेहशील बहन 4 दिन के बाद चली जाएगी। अच्छा गायत्री, तुम कैसे दूल्हे का सपना देखती हो? साबुत 2 हाथ और 2 पाँव हो बस। तुम बताओ। मुझे तो बांका गबरू चाहिए। बड़ी बड़ी मूछे हो, मीठी मीठी बातें करता हो और ठिठोली भी खूब करता हो। मूछे काहे को? लो, अब तुम्हें ये भी बताओ। अरे मर्दानगी की निशानी होती है मूछे। हाँ, समझी साध्वी जी। बिना मूछों वाला मर्द वैसे ही लगता है जैसे बिना सींगों वाला बैल। हाँ, और होना चाहिए मन चला। बाहों में कसे तो पसलियां चरमरा जाए। कैसे हो माँ साहब? जीवित हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो वो भी नहीं। तिलोनिया गांव से आ रहा हूँ। पंडित चक्रधर के 3 बेटे हैं। अपनी तीनों बेटियां मेनका, रंभा, उर्वशी, उनकी कुंडलियां देकर आया था। सोचा था एक साथ तीनों से मुक्ति मिल जाएगी। चक्रधर तो संपन्न है। संपन्न? माँ साहब, जो जितना संपन्न होता है उसका लालच उतना ही बड़ा क्यों होता है? तो क्या बताऊं? टका सा जवाब थमा दिया। तुम्हारी क्या खबर है? गायत्री ऐसी झूठी हंसी हंसती है कि अपने आप पे शर्म आने लगती है।